बच्चों हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन। अगर बात की जाए तो आज के भाग 3 में हम बात करेंगे ऋण पत्रों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। आपने पिछले अध्याय अंश पूंजी के लिए लेखांकन में भी देखा कि कंपनी जब किसी संपत्ति विक्रेता से संपत्ति क्रय करती है और उसके बदले में, उस संपत्ति के बदले में राशि का भुगतान ना कर बल्कि अपनी कंपनी के अंश जारी कर देती है, तो यह था रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। सेम इसी तरीके से यहां पर विक्रेता से संपत्ति क्रय करने के बाद कंपनी उसे राशि का भुगतान ना करके बल्कि ऋण पत्रों का निर्गमन कर दे तो यह कहलाता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। आपकी पाठ्यपुस्तक में इस बिंदु से संबंधित अध्याय 2 में उदाहरण संख्या 6 से लेकर 13 तक दिए गए हैं। इन सभी की बात हम इसमें करेंगे। तो आइए, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। कभी कभी कंपनी विक्रेताओं से क्या खरीदती है? संपत्तियां खरीदती है और रोकड़ भुगतान करने की अपेक्षा ऋण पत्र जारी कर देती है। अगर विक्रेता इस बात के लिए राजी है कि वो हमारी कंपनी के ऋण पत्र लेने को तैयार है और कंपनी उन्हें ऋण पत्र देने को तैयार है, तो कंपनी उन्हें ऋण पत्र देती है और ये ही रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी जर्नल प्रविष्टियों की। सबसे पहले विक्रेता से संपत्ति क्रय करने की। आप खरीदने वाली कंपनी है, आपको संपत्ति प्राप्त हो रही है तो संपत्ति खाते को डेबिट किया जाएगा और विक्रेता के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। सिंपल से जर्नल के नियम लगाने हैं। संपत्ति आ रही है इसलिए उसे डेबिट और देने वाला विक्रेता है इसलिए उसे क्रेडिट। तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर की जगह वेंडर का नाम प्रयोग किया जाएगा यदि प्रश्न में दिया गया है, और असेट्स की जगह भी असेट्स का नाम प्रयोग किया जाएगा जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर वगैरह आदि। अब बात आती है ऋण पत्रों को जारी करने की। ऋण पत्रों को आप 3 तरीके से विक्रेता को दे सकते हैं: सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर। यदि आप विक्रेता को सममूल्य पर ऋण पत्र देते हैं तो इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम पर देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है। और यदि बट्टे पर देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए हानि है अतः उसे प्रविष्टि में डेबिट किया जाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री अप्लाई होगी, सममूल्य पर देने पर, प्रीमियम पर देने पर या बट्टे पर देने पर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है, प्रविष्टि करने से पूर्व विक्रेता को दिए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या यदि प्रश्न में दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी गई है तो पहले ऋण पत्रों की संख्या निकाल लें, उससे आपके एंट्री में अमाउंट की गलती की संभावना नहीं रहेगी। ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात कर लेनी चाहिए जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। सूत्र क्या है? विक्रेता को देय राशि, यानी विक्रेता को जितनी राशि देनी है संपत्ति के बदले में वो ऊपर रख दीजिए, और प्रति ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य है। ये निर्गमन मूल्य क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो जो ऋण पत्र का अंकित मूल्य तय किया गया है वो होता है। निर्गमन मूल्य का मतलब अगर सममूल्य पर है तो अंकित मूल्य और निर्गमन मूल्य बराबर होगा। प्रीमियम पर है तो अंकित मूल्य में प्रीमियम जोड़कर, यानी 100 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए प्रीमियम है तो 110 रुपए निर्गमन मूल्य होगा। और मान लीजिए बट्टे पर है और 5 रुपए बट्टा है तो 100 में से 5 घटाने के बाद 95 रुपए निर्गमन मूल्य होगा। तो बट्टा घटाने के बाद और प्रीमियम जोड़ने के बाद अंकित मूल्य में जो राशि आए वो निर्गमन मूल्य कहलाती है। तो एक ऋण पत्र के निर्गमन मूल्य का भाग देना है ताकि आपको ऋण पत्रों की संख्या पता चले। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 6। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड ने अन्य कंपनी से 2 लाख रुपए पुस्तक मूल्य की परिसंपत्तियां खरीदी। आशीर्वाद लिमिटेड कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से 2 लाख रुपए की संपत्तियां क्रय की है और यह सहमति बनी कि क्रय प्रतिफल का भुगतान प्रति ऋण पत्र 100 रुपए पर 2010% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा किया जाएगा। यहां पर ऋण पत्रों की संख्या दी हुई है, अगर नहीं दी जाए तो कैसे निकालते हैं हम उसकी बात करेंगे। 10% ऋण पत्रों के निर्गमन पर किया जाएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो आप कौन है? आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड, इस तरह का आपका फॉर्मेट खींचे। उसके बाद में आपने कौन सी संपत्ति खरीदी है, नाम नहीं दिया है तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट
डेबिट टू वेंडर, यहां पर वेंडर का नाम भी नहीं दिया है तो आप नॉर्मल एंट्री करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और राशि लिख देंगे 2 लाख। अब यहां पर 2000 ऋण पत्र आप 100 रुपए वाले दे रहे हैं, यानी 2 लाख रुपए के ही ऋण पत्र दे रहे हैं, तो यानी कि आप सम मूल्य पर ऋण पत्र दे रहे हैं, जिसकी सिंपल सी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर आपने वेंडर को क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो अब उसे डेबिट करेंगे और आप ऋण पत्र दे रहे हैं कौन से 10%, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, जिसकी राशि भी होगी 2 लाख। ये 2 लाख राशि कैसे आई, 2000 गुणा 100। लेकिन अगर ऋण पत्रों की संख्या 2000 ना देकर केवल सवाल यह दिया जाता कि प्रति ऋण पत्र 100 रुपए सम मूल्य पर जारी किए गए, तो ऋण पत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि आगे ऐसे भी सवाल आएंगे जहां ऋण पत्रों की संख्या नहीं दी जाएगी। तो विक्रेता को देय राशि इस प्रविष्टि में जो आपने वेंडर के सामने लिखा है वो विक्रेता को देय राशि होती है। तो 2 लाख रुपए विक्रेता को देय राशि है और प्रति ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य 100 रुपए ही है, क्योंकि आपने सम मूल्य पर ही दिया है, तो यहां पर ऋण पत्रों की संख्या 2000 आती है जो पहले से ही प्रश्न में दी गई है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम जिन जिन प्रश्नों में दी गई है वहां पर भी संख्या निकालेंगे ताकि आपको आगे के प्रश्न इजी लगेंगे। चलिए अगला उदाहरण, राय कंपनी ने एक अन्य कंपनी से 2,20,000 रुपए पुस्तक मूल्य की परिसंपत्तियां खरीदी और यह सहमति बनी कि इस क्रय प्रतिफल के भुगतान के रूप में प्रति ऋण पत्र 100 रुपए के 2000 10% प्रीमियम के साथ जारी करने के द्वारा होगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो शुरू करते हैं। जर्नल ऑफ राय कंपनी, सबसे पहले एंट्री करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ना असेट्स का नाम दिया गया है और ना विक्रेता का, तो 2,20,000 रुपए। जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि हम ऋण पत्रों का जो निर्गमन वेंडर को कर रहे हैं वो प्रीमियम पर कर रहे हैं। ये प्रीमियम कंपनी के लिए, राय कंपनी के लिए लाभ होगा। इसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर से सुने, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। राशि किस तरह से भरेंगे उसकी बात करते हैं। वेंडर में लिख दीजिए 2,20,000 रुपए, डिबेंचर में 2000 डिबेंचर और अंकित मूल्य से गुणा किया जाएगा 100 रुपए और 10% प्रीमियम है। 2000 को 10 रुपए से, क्योंकि पहले 10% निकालेंगे 100 रुपए का जो कि 10 रुपए आता है, तो राशि होगी डिबेंचर में 2 लाख और प्रीमियम में 20,000। फिर से मैं वही बात करना चाहूंगा, यदि 2000 ऋण पत्र न दिए जाते और केवल सवाल में दिया जाता 100 रुपए वाले ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर, तो हम ये 2000 संख्या कैसे निकालते, उसका बिल्कुल वर्किंग नोट आपको इस तरीके से तैयार करना है। अगर संख्या दी जाए तो वर्किंग नोट नहीं लगाना है और नहीं दी जाए तो कैसे निकालेंगे। विक्रेता को देय राशि, वेंडर के सामने वाला अमाउंट 2,20,000 और प्रति ऋण पत्र मूल्य, तो यहां पर ऋण पत्र का मूल्य है 100 अंकित मूल्य और 10 रुपए प्रीमियम, 110 रुपए। और जब आप इसका भाग देते हैं तो ये संख्या आ जाती है 2000 ऋण पत्र, जो कि सवाल में पहले से ही दिए गए हैं। उदाहरण संख्या 8, नेशनल पैकेजिंग कंपनी ने एक अन्य कंपनी से 1,90,000 रुपए की परिसंपत्तियां खरीदी है और क्रय प्रतिफल के भुगतान सहमति के हिसाब से 100 रुपए प्रति ऋण पत्र, 2000 ऋण पत्र, 10% जो कि ऋण पत्र परसेंटेज है, ये 10% तो ऋण पत्रों की ब्याज की दर है, 5% बट्टे के हिसाब से जारी किए गए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो जर्नल ऑफ नेशनल पैकेजिंग कंपनी और सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और राशि होगी 1,90,000 रुपए। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और राशि होगी 1,90,000 रुपए। अब जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि हम जो ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहे हैं वो बट्टे पर कर रहे हैं, तो इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। एक बार फिर से सुने,
वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए हानि है। अमाउंट किस तरह से भरा जाएगा? वेंडर में यहां पर 190 है तो यहां पर भी कितना लिखा जाएगा? 190। डिस्काउंट किस तरीके से? 2000 ऋण पत्र जो कि प्रश्न में संख्या दी गई है, और डिस्काउंट कितना होगा एक ऋण पत्र पर? 5 रुपए। कैसे? 100 रुपए का 5% जब आप निकालते हैं तो 5 रुपए आता है, तो यहां आ जाएगा 10,000 रुपए, और यहां पर कुल राशि 2 लाख रुपए भी आप लिख सकते हैं, या फिर 2000 गुणा 100 भी आप समझ सकते हैं, उससे भी राशि आएगी। यहां पर भी मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि बिना 2000 ऋण पत्रों के आप राशियां नहीं डाल पाएंगे। यदि इस उदाहरण में ये 2000 ऋण पत्रों की संख्या नहीं दी जाती तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही वर्किंग नोट, विक्रेता को देय राशि बटा प्रति ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य। विक्रेता को देय राशि जो वेंडर के सामने लिखा है 1,90,000, और प्रति ऋण पत्र 95 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का एक ऋण पत्र है, और 5 रुपए बट्टा घटाने के बाद निर्गमन मूल्य जो है वो 95 रुपए होगा। प्रीमियम घटाकर, प्रीमियम को जोड़कर और बट्टे को घटाकर आपको भाग देना है। जब ऐसा करते हैं तो ये आता है 2000 ऋण पत्र। इन तीनों ही उदाहरणों में ऋण पत्रों की संख्या दी गई है, लेकिन यदि नहीं दी जाए तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 9। जीएस राय कंपनी ने 99,000 रुपए पुस्तक मूल्य की परिसंपत्तियां एक फर्म से खरीदी। यह सहमति बनी कि क्रय प्रतिफल का भुगतान 100 रुपए प्रत्येक ऋण पत्र से 10% ऋण पत्रों को निर्गमन के द्वारा किया जाएगा। यानी 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और ब्याज दर है 10%। सममूल्य पर 10% के बट्टे पर 10% के प्रीमियम पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां अभिलेखित करनी है। यहां पर उदाहरण संख्या 6, 7 और 8 की तरह ऋण पत्रों की संख्या नहीं दी गई है, यानी कि आपको पहले ऋण पत्रों की संख्या निकालनी होगी। ऋण पत्रों की संख्या निकालने का सूत्र है विक्रेता को देय राशि बटा प्रति ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य। तो आइए जर्नल एंट्री को समझने से पहले हमें ऋण पत्रों की संख्या निकाल लेनी चाहिए। विक्रेता को देय राशि होगी 99,000, क्योंकि यहां पर हमने जो संपत्तियां क्रय की हैं वो 99,000 रुपए की हैं। प्रति ऋण पत्र निर्गमन मूल्य अंकित मूल्य 100 है, तो प्रथम केस में ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य 100 होगा। द्वितीय केस में 100 में से 10 रुपए घटाने के बाद 90 होगा, क्योंकि 10% बट्टा है। जबकि तृतीय केस में 100 में 10 रुपए प्रीमियम के जोड़ने के बाद 110 रुपए ऋण पत्र का मूल्य होगा। तो आइए पहले इसका वर्किंग नोट तैयार करते हैं। ऋण पत्रों की संख्या विक्रेता को देय राशि बटा प्रति ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य। फर्स्ट केस में विक्रेता को देय राशि 99,000 रुपए है और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है, तो यहां पर ऋण पत्रों की संख्या आएगी 990 ऋण पत्र। सेकंड केस में अगर बात की जाए तो विक्रेता को देय राशि तो 99,000 ही है, लेकिन ऋण पत्र का जो निर्गमन मूल्य है वो 90 रुपए होगा, और यहां पर ऋण पत्रों की संख्या आएगी 1100 ऋण पत्र। तीसरे केस में अगर बात की जाए तो विक्रेता को देय राशि तो 99,000 ही है, लेकिन यहां पर जो भाग दिया जाएगा वो 110 का दिया जाएगा, 100 प्लस 10 रुपए प्रीमियम, और यहां पर जो ऋण पत्रों की संख्या आएगी वो आएगी 900 ऋण पत्र। आपको तीनों ही संख्याएं समझ में आई होंगी। आइए अब शुरू करते हैं जर्नल प्रविष्टियां। तो सबसे पहले जर्नल ऑफ जीएस राय कंपनी और संपत्ति क्रय करने की एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और राशि होगी 99,000 रुपए। इसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम सममूल्य पर अगर ऋण पत्र विक्रेता को जारी करें तो उसकी जर्नल प्रविष्टि होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और 990 ऋण पत्र आप सममूल्य पर जारी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 900। वेंडर में तो 99,000 ही आने हैं और यहां पर भी 99,000 ही आएंगे,
क्योंकि 990 ऋण पत्र आपने निकाले हैं और जब आप 990 को 100 से गुणा करेंगे तो वो 99,000 ही होना है। सेकंड केस की अगर बात की जाए, जो कि आप कितने पर दे रहे हैं, 10% बट्टे पर, इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर। इस तरीके की एंट्री आपको लिखनी है। वेंडर में आएंगे 99,000 जो कि ये वाले यूं के यूं पुटअप किए गए हैं। अब बात आती है डिस्काउंट में कितनी रकम लिखी जाएगी। तो आप जब ऋणपत्रों की संख्या देखते हैं तो ऋणपत्रों की संख्या आती है 1100, तो 1100 को गुणा किया जाएगा 10 रुपए से, क्योंकि बट्टे की राशि है 10 रुपए, तो ये होगा 11,000 और टोटल हो जाएगा, टोटल भी लिख सकते हैं 1,10,000 या फिर आप कर सकते हैं 1100 गुणा 100, इससे भी 1,10,000 आता है। तीसरा केस जो है वो है 10% प्रीमियम पर। इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो जर्नल प्रविष्टि है। वेंडर में लिखे जाएंगे 99,000, डिबेंचर में उसके लिए आपको संख्या देखनी होगी। प्रीमियम के केस में आप 900 ऋण पत्र जारी कर रहे हैं, डिबेंचर में हमेशा अंकित मूल्य आता है, तो 900 गुणा 100 यहां पर आएगा 90,000 और प्रीमियम जो कि कंपनी का लाभ है 900 गुणा 10 जिसकी राशि होगी 9,000 रुपए। उदाहरण संख्या 9 को पूरा करने के बाद अब उदाहरण संख्या 10 से पहले कुछ बातों को समझना होगा। आइए उनके बारे में बात करते हैं। कई बार कुछ कंपनियां दूसरी कंपनी की संपत्तियों के साथ साथ उनके दायित्वों को भी लेती है। ऐसा तब होता है जब कंपनी दूसरी कंपनी का, जो क्रेता कंपनी है वो दूसरी कंपनी का संपूर्ण व्यवसाय ही क्रय कर ले, क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाए। ऐसी स्थिति में क्रय प्रतिफल का मतलब होता है व्यापार खरीदने के बदले में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को जो भुगतान करेगी वो क्रय प्रतिफल है, यानी कि व्यापार का मूल्य है। कैसे निकाला जाता है? संपत्तियां माइनस दायित्व, यानी कि क्रेता कंपनी द्वारा जो जो संपत्तियां ली गई हैं उनमें से जो जो दायित्व क्रेता कंपनी ने लिए उन्हें घटा दे तो अंतर की राशि को क्रय प्रतिफल कहा जाता है, जिसके बदले में कंपनी भुगतान करेगी। ऐसी स्थिति में व्यवसाय खरीद की निम्न जर्नल प्रविष्टि की जाती है। अभी आपने उदाहरण 9 तक पढ़ा, उसमें हमने विक्रेता से केवल संपत्तियां क्रय की है, लेकिन यहां पर हम संपत्तियों के साथ साथ कुछ दायित्व भी क्रय करेंगे, दायित्व भी लेंगे। तो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? असेट्स को डेबिट किया जाएगा, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर आप पहले करते ही थे, अब आपको लायबिलिटीज को भी अगर आपने सामने वाली कंपनी से क्रय की है तो उन्हें क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज और टू वेंडर, और वेंडर में क्रय प्रतिफल लिखा जाएगा, यानी क्रय प्रतिफल वो जो आप विक्रेता को भुगतान करेंगे, जो कि सामान्यतः संपत्तियां माइनस दायित्व करके निकाला जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में क्रय प्रतिफल दिया गया है, यानी कि आपको बताया गया है कि हमने संपत्तियां इतने में खरीदी, इतने में संपत्ति और इतने में दायित्व लिए, तो उनका अंतर है, वो क्रय प्रतिफल होगा। लेकिन अलग से क्रय प्रतिफल आपको दिया गया है और वह संपत्तियां और दायित्व के समान ना होकर, जैसे कि आप ऐसे समझें, हमने किसी कंपनी की 9 लाख रुपए की संपत्तियां खरीदी है और 3 लाख रुपए के दायित्व खरीदे हैं, तो अगर क्रय प्रतिफल नहीं दिया गया है प्रश्न में तो अंडरस्टूड है कि वो 6 लाख होगा, क्योंकि क्रय प्रतिफल निकालने का तरीका होता है संपत्तियां माइनस दायित्व। जो क्रेता कंपनी ने संपत्तियां ली है उसमें से क्रेता कंपनी ने जो दायित्व लिए हैं उनका मूल्य घटा दीजिए, अंतर की राशि को क्रय प्रतिफल माना जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में अलग से क्रय प्रतिफल संपत्ति भी दी जाए, दायित्व भी दिया जाए और अलग से क्रय प्रतिफल भी दिया जाए और वो क्रय प्रतिफल संपत्ति माइनस दायित्व मूल्य के बराबर ना हो, तो क्या करेंगे वो देखिएगा। यदि प्रश्न में क्रय प्रतिफल दिया गया है और वह संपत्ति माइनस दायित्व के समान ना होकर या तो कम है या
अधिक है, यानी कि या तो अब हमारे हिसाब से क्रय प्रतिफल यहां पर आना चाहिए 6 लाख, क्योंकि 9 लाख की संपत्तियां खरीदी गई हैं और 3 लाख के दायित्व खरीदे गए हैं, तो क्रय प्रतिफल का मूल्य होना चाहिए 6 लाख। लेकिन सपोज दैट आपको क्रय प्रतिफल 6 लाख ना देकर सवाल में या तो दिया गया 5 लाख या दिया गया 6,50,000, यानी कि या तो क्रय प्रतिफल से ज्यादा जो होना चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम। तो अंतर की राशि को कैसे ट्रीट करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि को गुडविल या पूंजी संचय माना जाएगा, यानी जो डिफरेंस आ रहा है उसे या तो आप गुडविल मानेंगे या फिर पूंजी संचय मानेंगे। अब कब गुडविल मानना है, कब पूंजी संचय मानना है, उसे समझिएगा। यदि प्रश्न में दिया गया वास्तविक क्रय प्रतिफल गणना किए गए क्रय प्रतिफल से अधिक है, यानी कि गणना किया गया क्रय प्रतिफल तो आपका अंतर संपत्ति माइनस दायित्व, और सवाल में दिया गया है मान लीजिए 6,50,000, तो 50,000 रुपए ज्यादा है। कौन सा प्रतिफल? जो सवाल में वास्तविक क्रय प्रतिफल दिया गया है वो आपके द्वारा निकाले गए क्रय प्रतिफल से ज्यादा है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि क्रेता कंपनी को 6 लाख रुपए की संपत्तियों के बदले में 6,50,000 चुकाने पड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से हानि है, क्रेता कंपनी के लिए हानि है, और इस हानि को यहां पर गुडविल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के व्यवसाय के साथ साथ उसकी गुडविल भी क्रय कर रही है और यह अंतर की राशि गुडविल का भुगतान किया जा रहा है। तो जब सवाल में दिया गया क्रय प्रतिफल इस सूत्र से निकाले गए क्रय प्रतिफल से अधिक हो तो अंतर को गुडविल मानना है, और यदि आपको जो क्रय प्रतिफल सवाल में दिया गया है वो इस सूत्र से निकाली गई राशि से कम है तो अंतर की राशि को कैपिटल रिजर्व मानना है, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या होगा? लाभ होगा। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखें। और यदि कम है तो कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय माना जाएगा। अब आपको जो जर्नल प्रविष्टि बताई गई है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर, ये तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन में गुडविल आ रहा है तो एंट्री में आपको गुडविल को डेबिट करना है, और अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो एंट्री में आपको कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट भी करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि अंतर की राशि को गुडविल माना जाए तो उपरोक्त प्रविष्टि इसी की बात कर रहे हैं, इस प्रविष्टि में गुडविल को डेबिट किया जाएगा, और अगर कैपिटल रिजर्व माना जाए तो क्रेडिट किया जाएगा। तो एक बार फिर से सुन लें, हम पढ़ रहे हैं संपत्ति क्रय के साथ साथ व्यवसाय क्रय। इस बार क्रेता कंपनी ने विक्रेता का पूरा व्यवसाय क्रय किया, तो इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। सामान्यतः क्रय प्रतिफल ली गई संपत्तियों में से लिए गए दायित्वों को घटा दे तो वो क्रय प्रतिफल माना जाता है, यदि प्रश्न में नहीं दिया गया है। लेकिन यदि प्रश्न में क्रय प्रतिफल दिया गया है तो उसकी तुलना आप संपत्ति माइनस दायित्व करके और आपके क्रय प्रतिफल और सवाल में दिए गए क्रय प्रतिफल की तुलना करें। यदि सवाल वाला क्रय प्रतिफल ज्यादा है, यानी प्रश्न में जो दिया गया है वो ज्यादा है और गणना किया हुआ कम आ रहा है, तो अंतर की राशि गुडविल है, उसे प्रविष्टि में डेबिट करेंगे। और यदि प्रश्न में दिया गया क्रय प्रतिफल आपकी गणना यानी कि सूत्र संपत्तियां माइनस दायित्व क्रय प्रतिफल से कम है, यानी प्रश्न में दिया गया जो क्रय प्रतिफल है वो गणना किए गए क्रय प्रतिफल से कम है, तो अंतर की राशि को कैपिटल रिजर्व माना जाएगा और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। आइए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बात करते हैं उदाहरण संख्या 10 की। रोमी लिमिटेड ने कपिल एंटरप्राइजेस से 20 लाख रुपए की परिसंपत्तियां खरीदी तथा उसकी 2 लाख रुपए की लेनदारी भी ग्रहण की, यानी 2 लाख रुपए के लेनदार भी उससे लिए हैं, संपत्ति भी ली है और साथ साथ में दायित्व भी लिए हैं। अगर यहां पर मैं क्रय प्रतिफल की बात करूं तो प्रश्न में क्रय प्रतिफल नहीं दिया गया है। रोमी ने क्रय प्रतिफल के रूप में 100 रुपए प्रति ऋण पत्र से 8% ऋण पत्र जारी किए हैं और रोमी लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। जब प्रश्न में क्रय प्रतिफल ना दिया जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, संपत्तियां माइनस दायित्व करके आप क्रय प्रतिफल निकाल सकते हैं। यहां पर जो संपत्तियां खरीदी गई है उनका मूल्य है 20 लाख और जो दायित्व खरीदे गए हैं उनका मूल्य है 2 लाख, तो क्रय प्रतिफल की राशि होगी 18 लाख। और ऐसी स्थिति में गुडविल या कैपिटल रिजर्व जैसे कॉन्सेप्ट की सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहां पर वो तभी होगा जब प्रश्न में क्रय प्रतिफल दिया जाए और सूत्र से निकाले गए क्रय प्रतिफल से अंतर हो, दोनों में के मूल्य में अंतर हो, तभी गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। अब बात करते हैं इसकी जर्नल प्रविष्टि की। तो रोमी लिमिटेड ने कपिल एंटरप्राइजेस से संपत्तियां और दायित्व खरीदे, तो जर्नल ऑफ रोमी लिमिटेड में पहली प्रविष्टि होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, यहां लेनदारी दायित्व का नाम दिया हुआ है तो टू सन्ड्री क्रेडिटर और साथ ही साथ
टू कपिल एंटरप्राइजेस, क्योंकि वेंडर का नाम दिया गया है। तो आइए जर्नल एंट्री करते हैं। सन्ड्री एसेट्स जिनका मूल्य कितना बताया है 20 लाख, साथ ही साथ सन्ड्री क्रेडिटर जिसका मूल्य बताया गया है 2 लाख, और अंतर की राशि कपिल एंटरप्राइजेस में लिख दीजिए जिसका मूल्य है 18 लाख रुपए। ये 18 लाख रुपए वेंडर में क्रेडिट कर दिए गए हैं, ये ही क्रय प्रतिफल है। अब अगर सवाल को आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है क्रय प्रतिफल के रूप में 100 रुपए वाले ऋण पत्र दिए हैं। 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और 100 रुपए में ही जारी किया गया है। अगर ऋण पत्रों की संख्या आप निकालें, बिल्कुल निकाल लें। 18 लाख विक्रेता को देय राशि कितनी है, 18 लाख में प्रति ऋण पत्र के मूल्य का भाग दे दें और एक ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य यहां पर 100 रुपए है, तो ऋण पत्रों की संख्या जो होगी वो होगी 18,000 ऋण पत्र। एंट्री कपिल एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर और राशि होगी वो ही 18 लाख। सममूल्य में तो अगर आप संख्या नहीं भी निकाले तो चलेगा, लेकिन आपको संख्या निकालनी आनी चाहिए। ये 18 लाख यूं के लिखे गए हैं, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 18,000 ऋण पत्रों की संख्या आपने निकाली है, इनको 100 से गुणा करके 18 लाख लिख दिया गया है। अब बात करना चाहेंगे अगले उदाहरण संख्या 11 की। ब्लू प्रिंट लिमिटेड ने 1,50,000 रुपए मूल्य का भवन, 1,40,000 रुपए मूल्य की मशीनरी तथा 10,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर XYZ कंपनी से खरीदा। यहां पर आप हैं ब्लूप्रिंट लिमिटेड और आपने 3 संपत्तियां खरीदी है। 1.5 लाख रुपए का आपने भवन खरीदा है, 1,40,000 की मशीनरी खरीदी है और 10,000 रुपए मूल्य का आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। इसके साथ ही 20,000 रुपए के दायित्व को भी ग्रहित किया और साथ ही साथ आपने 20,000 के दायित्व लिए हैं और इसका क्रय प्रतिफल 3,15,000 रुपए तय हुआ। यहां पर आपको क्रय प्रतिफल दिया गया है। जो क्रय प्रतिफल सवाल में दिया गया है उसे आपके सूत्र वाले क्रय प्रतिफल से कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। तो यहां अगर बात की जाए तो संपत्तियों का कुल मूल्य है 3 लाख और दायित्वों का मूल्य है 20,000। तो जो गणना वाला क्रय प्रतिफल है वो निकल कर आता है 2,80,000, यानी 2,80,000 की संपत्तियों के बदले में आपने 3,15,000 रुपए विक्रेता को दिए। तो अंतर की राशि को यहां पर गुडविल यानी कि ख्याति माना जाएगा, क्योंकि जब प्रश्न में दिया गया क्रय प्रतिफल गणना किए गए क्रय प्रतिफल से ज्यादा हो, कुल मिलाकर हानि हो, यहां पर क्रेता को हानि हो रही है क्योंकि 2,80,000 रुपए की संपत्तियों के बदले में आप 3,15,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। तो जो अंतर की राशि, अंतर कितना है 35,000 रुपए, इसको ख्याति माना जाएगा। तो अब एंट्री की बात करते हैं। जो जो संपत्ति आपने खरीदी उन्हें डेबिट करेंगे और साथ ही साथ गुडविल को भी डेबिट करेंगे जिसका मूल्य होगा 35,000 रुपए। चलिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 लायबिलिटीज और 2 वेंडर का नाम अगर यहां दिया हुआ है तो 2XYZ कंपनी। एक बार फिर से सुने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल आई है 35,000 रुपए, 2 लायबिलिटीज और साथ ही साथ 2XYZ कंपनी लिमिटेड। तो आइए पहले फर्स्ट एंट्री कंप्लीट करते हैं। बिल्डिंग जो कि 1,50,000 रुपए में ली गई है, मशीनरी जो कि 1,40,000 रुपए में ली गई है, फर्नीचर जो कि 10,000 रुपए में लिया गया है, गुडविल जो कि हमने अंतर करके निकाली है 35,000 रुपए, वो मैंने आपको पहले समझा दिया। इस सवाल में भी आप निकाल सकते हैं। लायबिलिटीज है 20,000 रुपए और क्रय प्रतिफल है 3,15,000 रुपए। ये 35,000 रुपए की गणना आप यहां पर भी कर सकते हैं। कैसे? आप 3,35,000 इसका टोटल है और 3 लाख इसका टोटल, तो डिफरेंस देखा जाए तो गुडविल की गणना वैसे भी की जा सकती है। तो ये तो एंट्री हुई। अब बात करते हैं, आपने 100 रुपए प्रति ऋण पत्र 12% ऋण पत्रों को 5% प्रीमियम के साथ जारी किया, यानी आपने विक्रेता को ऋण पत्र प्रीमियम पर दिया। तो पहले एंट्री बात करना चाहूंगा। XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम। लेकिन एंट्री के साथ साथ यहां पर ऋण पत्रों की संख्या निकालना बहुत जरूरी है। तो आइए ऋण पत्रों की संख्याओं की गणना किस तरीके से की जाएगी, ये वर्किंग नोट आप समझ चुके हैं। जब क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों से अधिक हो, शुद्ध संपत्तियां यहां पर 2,80,000 है और क्रय प्रतिफल आया है 3,15,000, अंतर की राशि को गुडविल माना जाएगा। ऋण पत्रों की संख्या निकालने का सूत्र है विक्रेता को देय राशि। विक्रेता को देय राशि है 3,15,000 जो कि सवाल में दिया गया है क्रय प्रतिफल, और एक ऋण पत्र का मूल्य है 105 रुपए। क्यों है 105? क्योंकि 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और 5% प्रीमियम पर आप जारी कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो इनकी संख्या आती है 3,000 ऋण पत्र। अब इसे किस तरीके से एंट्री में फिलअप करेंगे? XYZ कंपनी में तो 3,15,000 ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा 3,15,000? क्योंकि यहां पर आपने XYZ लिमिटेड का खाता 3,15,000 से क्रेडिट किया, तो डेबिट भी 3,15,000 से किया जाएगा। अब आपके काम आएंगे आपके डिबेंचर्स की संख्या। आप इशू कर रहे हैं 3,000 डिबेंचर, गुणा करेंगे अंकित मूल्य से 100, और प्रीमियम में 3,000 डिबेंचर और गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम है। तो जब यहां पर आप राशि भरते हैं तो ये आता है 3 लाख और साथ ही साथ 15,000 रुपए। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 12 की। ए लिमिटेड ने बी एंड कंपनी से 3 लाख रुपए की परिसंपत्तियां तथा 10,000 रुपए के दायित्व अपने अधिकार में इस सहमति पर प्राप्त किए कि क्रय प्रतिफल 2,70,000 रुपए का भुगतान 100 रुपए प्रति ऋण पत्र से 15% ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाएगा। ए लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आपको रोजनामचा प्रविष्टियां देनी है। सबसे पहले हम यहां पर क्रय प्रतिफल की बात करें तो 2,70,000 दिया गया है, तो आपको शुद्ध संपत्तियां जिसे यहां पर क्रय प्रतिफल कहा गया है उस क्रय प्रतिफल की भी गणना करनी होगी, और दोनों क्रय प्रतिफल की अंतर देखकर दोनों क्रय प्रतिफलों की गणना करने के बाद उनका अंतर ज्ञात करना और यह देखना है कि क्रेता कंपनी को हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमने 3 लाख रुपए की संपत्तियां खरीदी है और दायित्व मात्र खरीदे हैं कितने के? 10,000 के। तो हमारे हिसाब से क्रय प्रतिफल होना चाहिए 2,90,000, यानी हमने शुद्ध संपत्तियां, क्रेता कंपनी ने, कौन है क्रेता कंपनी? ए लिमिटेड ने 2,90,000 की शुद्ध संपत्तियां क्रय की और उसके बदले में भुगतान मात्र किया है 2,70,000 रुपए का। तो यहां पर क्रेता कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि लाभ हुआ है 20,000 रुपए का, और इस लाभ को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। उदाहरण संख्या 11 में कंपनी को नुकसान हुआ था तो उसे गुडविल माना गया था, यहां पर फायदा हुआ है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की। जर्नल ऑफ ए लिमिटेड में जो जर्नल प्रविष्टि पहली की जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बी एंड कंपनी और टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यहां पर 20,000 रुपए का लाभ हुआ है और उसे क्रेडिट किया जाएगा। एक बार फिर से सुने, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बी एंड कंपनी, वेंडर का नाम लिखा जाएगा, और टू कैपिटल रिजर्व। अब बात करते हैं अमाउंट्स की, तो अमाउंट्स फिलअप करते हैं। सन्ड्री एसेट्स में कितने लिखे जाएंगे? 3 लाख रुपए। सन्ड्री लायबिलिटीज में 10,000 रुपए। टू बी एंड कंपनी में 2,70,000 रुपए, और कैपिटल रिजर्व में लिखे जाएंगे 20,000 रुपए। अब विक्रेता को जो 2,70,000 रुपए का भुगतान करना है उसके लिए हम 100 रुपए का एक ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऋण पत्रों की संख्या निकालनी होगी। 2,70,000 में हम भाग देंगे कितने का? 120 का। 120 का क्यों? क्योंकि 100 रुपए का ऋण पत्र है और 20 रुपए प्रीमियम है, तो ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य होगा 120 रुपए। $2,250 ऋण पत्र। अब बात करते हैं जर्नल प्रविष्टि की। बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बी एंड कंपनी में तो लिखे जाएंगे 2,70,000, क्योंकि यहां पर बी एंड कंपनी का खाता आपने 270 से क्रेडिट किया है, तो डेबिट भी करेंगे 270 से। डिबेंचर में आप अमाउंट डालेंगे 2,250 ऋण पत्र हैं और 100 रुपए का एक है, तो ये राशि आ जाएगी 2,25,000 रुपए।
2250 का डिबेंचर है और 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है। तो ये राशि आ जाएगी 45,000 रुपए। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। सुविधा लिमिटेड ने सप्लायर्स लिमिटेड से 1,98,000 रुपए मूल्य की मशीनरी क्रय की। इसका भुगतान 100 रुपए प्रत्येक के 12% ऋण पत्रों को जारी करके किया। मशीनरी की खरीद के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दें और यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाता हो, ऋण पत्रों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया जाता हो और ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया जाता हो। तो सबसे पहले तो जर्नल ऑफ सुविधा लिमिटेड में पहली प्रविष्टि जो होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड। फिर से सुने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ सुविधा लिमिटेड में पहली एंट्री 1,98,000 से कर दी जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड और अमाउंट होगा 1,98,000 रुपए। अब अगर बात की जाए तो निर्गमन सममूल्य पर किया जाए, सबसे पहले हम ऋण पत्रों की संख्या निकालेंगे। ऋण पत्रों की संख्या निकालने का सूत्र आपको बता दिया गया है। विक्रेता को देय राशि में आपको भाग देना है एक ऋण पत्र के निर्गमन मूल्य का। तो यहां अगर बात करें तो 1,98,000 में आप भाग देंगे, सममूल्य का मतलब है 100 रुपए का एक ऋण पत्र, आप 100 रुपए में देंगे तो 100 का भाग देंगे तो ऋण पत्रों की संख्या आ जाएगी 1980 ऋण पत्र। जब विक्रेता को ऋण पत्र 10% बट्टे पर दिए जाएं तो 1,98,000 रुपए में आप भाग देंगे 90 का। क्यों देंगे 90 का? क्योंकि 10% बट्टा है और 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है। तो बट्टा घटाने के बाद जो निर्गमन मूल्य होगा वो कितना होगा? 90 रुपए होगा। 2200 ऋण पत्र। तीसरा केस है 10% प्रीमियम पर दिए जाए तो 1,98,000 में आप भाग देंगे 110 का। तो ऋण पत्रों की संख्या आती है 1800 ऋण पत्र। तीनों केसेस में आपको पता होना चाहिए, जब सममूल्य पर ऋण पत्र जारी करेंगे तो उन ऋण पत्रों की संख्या है 1980 ऋण पत्र, जब बट्टे पर जारी करेंगे तो 2200 ऋण पत्र और जब प्रीमियम पर जारी करेंगे तो ऋण पत्रों की संख्या होगी 1800 ऋण पत्र। अब आपके लिए एंट्रीज करना बहुत आसान होगा। तो आप पहली एंट्री कर चुके हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड। अब हम इन्हें सममूल्य पर ऋण पत्र जारी करते हैं तो एंट्री होगी सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और राशि होगी 1,98,000। सममूल्य में आप 1,98,000 यहां से सीधे भी लिख सकते हैं और वैसे आपने ऋण पत्रों की संख्या मालूम की है। कितने ऋण पत्र हैं? 1980 और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए, तो भी 1,98,000 होगा। दूसरा जो इसका केस है वो है यदि ऋण पत्र 10% बट्टे पर दिए जाएं तो बट्टे पर अगर आप ऋण पत्र देंगे तो 2200 ऋण पत्र जारी करेंगे, ये आप निकाल चुके हैं। एंट्री होगी सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। सप्लायर्स लिमिटेड में वही 1,98,000 लिखे जाएंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 2200 ऋण पत्र है और 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 22,000 लिखा जाएगा और टोटल लिखा जाएगा डिबेंचर में 2,20,000। अब बात करते हैं प्रीमियम पर ऋण पत्र देने पर सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्रीज तो आप सभी को आती है। अब अमाउंट अगर किस तरह से फिलअप करें, सप्लायर्स में लिखे जाएंगे 1,98,000, डिबेंचर्स की संख्या आपने मालूम की है 1800 ऋण पत्र गुणा 100 तो ये आ जाएगा 1,80,000 और प्रीमियम की राशि कैसे निकालेंगे? 1800 ऋण पत्र गुणा 10 तो ये आ जाएगा 18,000। इसी के साथ रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन पूरे तरीके से समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।